अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल हसरत। रफ़त बेगम, जिसने कभी सनाया से सीधे मुंह बात नहीं की थी, हमेशा उसे अजियत देना चाही, उसकी ज़िंदगी उसी पर तंग करना चाही। और यहाँ पर फबीहा, जो आज अरहम के पहलू में बैठी, उसकी बीवी कहलाती है। फबीहा को ये शय भी तो रफ़त बेगम ने ही दी थी, लेकिन सबके साथ इतना बुरा करने वाली जब अपने साथ थोड़ा सा बुरा हुआ, बेटे ने जब नजरें फेर ली, तो फिर वो इस दुनिया से ही रुखसत हो गई, यहीं पर ढेर हो गई। यहाँ पर बेटा और हादिया संभालते रह गए, लेकिन रफ़त बेगम तो दूसरे जहान पहुंच गई। दूसरों को मुश्किल में डालना, अजियत में डालना काफ़ी आसान होता है, लेकिन वही अजियत अगर खुद पर आ जाए तो वो झेलना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, जैसे कि रफ़त बेगम के लिए हुआ। आज तो इस घर में सफ़े मातम बिछ गया, और फिर सनाया भी ताज़ियत के लिए आई। अरहम ने जब सनाया को देखा तो बस देखता ही रहा, और सनाया ने भी अरहम की आंखों में बेबसी खूब अच्छे से देख ली, क्योंकि माँ के जाने के बाद वो वाकई अकेला हो जाएगा। माँ उसकी ढाल थी, उसका बहुत बड़ा सहारा थी। अब यहाँ पर अरहम को इग्नोर करते हुए सनाया कमरे में जाती है, और वहाँ पर जाकर हादिया को तसल्ली देने लगी। बेशक हादिया ने सनाया के साथ कभी भी अच्छा नहीं किया, लेकिन सनाया की ऐसी नेचर नहीं कि वो बदले पर उतर आए, इसीलिए तो वो हादिया को तसल्ली देती है, उसे संभालती है। कुछ वक्त गुजरा कि तदफीन का वक्त भी आ गया। अरहम अब जुनैद भाई के साथ आए, कलमा शहादत पढ़ते हुए माँ की मैयत को कंधा दिया, और आंखों में आंसू लिए माँ को इस घर से रुखसत किया। हादिया भी चीखती रही, रोती रही, और अरहम का भी दिल टूटा हुआ था, लेकिन आखिरकार माँ को यहाँ से रुखसत होना ही था, और फिर जिंदगी को मामूल पर आना ही था। जैसे ही माँ को रुखसत करके आए, तो हादिया अब अरहम से शिकवा करने लगी। माँ ने मांगा ही क्या था आपसे, कुछ वक्त मांगा था कि उनके साथ बैठ जाया करें, उन्हें कुछ वक्त दिया करें। ये ले, आज से आप आज़ाद हैं। आज से माँ आपको अपने पास नहीं बुलाएगी, अपने पास बैठने को नहीं कहेगी। और मेरा क्या है, मैं भी कुछ दिन तक यहाँ से चली जाऊंगी, आप रहना अपनी बीवी के साथ बहुत ही मज़े से। अरहम तो ज़ारों कतार रोता है, और हादिया भाई को यहीं पर अकेला छोड़ते हुए कमरे से बाहर निकल गई। उसे अरहम पर बहुत गुस्सा है, और अरहम को भी लगता है कि उसकी माँ सिर्फ उसी के सदमे की वजह से गई, जो कि सच भी है। अब यहाँ पर सनाया को भी मालूम पड़ा कि अरहम काफ़ी रो रहा है, अकेला है, इसलिए कमरे में आई उसे तसल्ली देने के लिए, हौसला देने के लिए। यहाँ पर तसल्ली के कुछ अल्फाज बोले, और फिर यहाँ से जाने लगी। अरहम भला इसको जाते हुए कैसे देख सकता था, फौरन से पहले सनाया का हाथ पकड़ लिया। तुम तो मत जाओ, भी छोड़कर चली गई, तुम भी छोड़कर चली जाओगी तो मैं बहुत अकेला हो जाऊंगा, तुम जानती हो ना, अम्मी के बगैर और तुम्हारे बगैर मैं नहीं रह सकता, ये जुल्म मुझ पर मत करो। सनाया की आंखों से ज़ारों कतार आंसू बहने लगे, लेकिन फिर खुद को संभालते हुए कहने लगी, अगर आप चाहते हैं मैं यहाँ पर हमेशा के लिए आ जाऊँ, तो उससे पहले आपको फबीहा को अपनी ज़िंदगी से निकालना होगा, फिर मैं हमेशा के लिए यहाँ पर आ जाऊंगी। ये कहते हुए वो अपना हाथ झटक कर अरहम के हाथ से छुड़वाती है, और फिर यहाँ से चली गई। अरहम अकेला बैठा बस रोता ही रहा कि जिंदगी उसे किस मोड़ पर ले आई, उसने कभी ऐसा तो नहीं सोचा था। दूसरी तरफ फबीहा की माँ बहुत शर्मिंदा है फबीहा की वजह से। वो हमसा के पास जाना चाहती है, माफ़ी मांगना चाहती है, इसलिए फरहीन को बताते हुए वो हमसा के घर जाती है, और यहाँ पर जाकर फबीहा की हरकतों की माफ़ी मांगी। बेटा मैं जानती हूँ, तुमसे ज़्यादा इज्जत देने वाला, मोहब्बत देने वाला उसे कभी नहीं मिलेगा, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तो हमेशा तुम्हें ही अपने दामाद के रूप में, बेटे के रूप में देखा है, लेकिन मैं मजबूर हूँ, तुम जानते हो मेरा बस नहीं चलता। यहाँ पर हमजा भी इस बात को मानता है कि आंटी का कोई कसूर नहीं, इसलिए वो उन्हें तसल्ली देता है कि आप मेरी बड़ी हैं, मेरी माँ के जाने के बाद आप ही तो मेरी माँ जैसी हैं, इसलिए मुझे आपसे कोई शिकवा नहीं। और यहाँ पर फिर फरहीन और हमजा की बात भी तय पा जाएगी, फबीहा नहीं तो फरहीन से हमजा की शादी हो जाएगी, जिसे हमजा के लिए मानना ज़रा मुश्किल तो है, लेकिन उसकी ज़िंदगी में फरहीन को अपनाने के बाद काफ़ी सुकून आ जाएगा। दूसरी तरफ माँ अब सनाया को समझाना चाहती है, बेटा हुला लेना इतना आसान नहीं, बच्चों की सोचो, बच्चों के फ्यूचर के बारे में सोचो। तो यहाँ पर सनाया माँ के कदमों में बैठ जाती है, और उन्हें तसल्ली से अपना पॉइंट बताने लगी। अम्मा देखें, मैं बच्चों के बारे में ही सोचकर ये सब कुछ कर रही हूँ, अपनी मुझे कोई फिक्र, कोई परवाह नहीं। आप सोचें अगर मैं अरहम के साथ जाकर रहना शुरू हो गई,
फबीहा और अरहम के जब बच्चे पैदा होंगे तो क्या मेरे बच्चे एहसासे कमतरी में नहीं जाएंगे? जैसे जैसे वो बड़े होंगे क्या वो सवाल नहीं करेंगे कि बाबा ने दूसरी शादी क्यों की, बाबा ने हमें क्यों छोड़ा? दूसरे बच्चों को देखकर वो बहुत इनसिक्योर हो जाएंगे। मैं अपने बच्चों को इतना इनसिक्योर फ्यूचर नहीं देना चाहती। दूसरी तरफ हरीम, जो कि फबीहा के पास रहती है, हादिया तो कुछ दिन के बाद यहाँ से चली जाएगी, लेकिन फिर हरीम के साथ फबीहा का रवैया ठीक नहीं होगा। वो उसे डराया करेगी, धमकाया करेगी कि बाप के आने पर मेरी शिकायत नहीं लगानी। इस तरह से हरीम काफ़ी सहम कर रहना शुरू हो जाएगी। एक दिन मौका मिलते ही वो हादी को फ़ोन करेगी। वो उससे बताएगी कि वो हादी के बगैर नहीं रह सकती, मामा के बगैर नहीं रह सकती, लेकिन बाबा और मामा की लड़ाई में दोनों ही एक दूसरे से दूर हैं। दोनों बहन भाई एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं। इसलिए हरीम यहाँ पर हादी को समझाएगी कि कल हम स्कूल से घर वापस नहीं जाएंगे, बल्कि हम लोग किसी और जगह पर जाएंगे जहाँ पर हम मिलकर रह सकें। और फिर ऐसा ही होता है। दोनों स्कूल से वापसी पर कहीं और चले जाते हैं। एक दरबार में आ गए, रोड पर बैठे हैं। यहाँ पर सनाया, जो कि स्कूल से हादी को लेने गई, लेकिन हादी उसे स्कूल में नज़र नहीं आया, तो फिर हरीम की तरफ जाती है। हरीम भी नज़र नहीं आई। फ़ौरन से पहले अरहम को फ़ोन किया, बच्चे कहाँ हैं? तो अरहम कहने लगा, क्यों, तुम लेने नहीं गई हादी को? कहाँ है हादी? तो यहाँ पर सनाया चीखने लगी, नहीं है यहाँ पर बच्चे, पता करो फबीहा से, फबीहा तो नहीं ले गई बच्चों को। जहाँ पर फबीहा से मालूम पड़ा तो वो भी बच्चों को नहीं ले गई। अब अरहम फबीहा पर चिल्लाने लगा, क्या तुम्हें हादिया को नहीं लेकर आना चाहिए था? क्या उसे वक्त पर लाना तुम्हारी ड्यूटी में शामिल नहीं है? मैंने तुम्हें कहा था ना, मैं उसकी ड्यूटी नहीं दे सकता, मैं ऑफिस में होता हूँ, लेकिन तुम्हें तो उसे वक्त पर लाना चाहिए ना। तो यहाँ पर फबीहा भी आज चीख उठती है, बच्चे मेरी जिम्मेदारी नहीं, अपनी माँ की जिम्मेदारी हैं। अगर वो हादी को लाती है तो हरीम को भी ला सकती है। मैं कुछ नहीं जानती, मैं गई थी लेकिन वहाँ पर मुझे बच्चे नहीं मिले। मुझे लगा अपनी माँ के साथ चले गए हैं, मुझे क्या मालूम कि वो माँ के साथ भी नहीं गए। मुझे तो लगता है सनाया कोई गेम खेल रही है बच्चों को अपने पास रखने की। तो यहाँ पर अरहम चीख उठता है, सनाया ऐसी नहीं है, उसे साजिश करना नहीं आती, बहुत ही नेक है, हलूसे दिल रखती है, उसे इस तरह के चौंचले नहीं आते, बच्चे उसके हैं। अगर वो चाहे तो अदालत से बच्चे ले सकती है। मैं दूसरी शादी कर चुका हूँ, बच्चे मेरे हिस्से में आते ही नहीं। जब उसे बच्चों की कस्टडी बहुत आसानी से मिल सकती है तो उसे ये चौंचले करने की भला क्या ज़रूरत है। दूसरी तरफ सनाया परेशान हाल सारे शहर में अपने बच्चों को ढूंढती फिरती है, और यहाँ पर अरहम भी पागलों की तरह बच्चों को ढूंढ रहा है। फबीहा भी अरहम के साथ ही आ जाती है। ऐसे सभी मिलकर बच्चों को ढूंढते हैं, लेकिन सुबह से शाम हो गई, बच्चों का कुछ अता पता नहीं। अब तो परेशानी और भी बढ़ने लगी। अगले दिन अरहम बच्चों की तस्वीरों के साथ तलाशी गुमशुदा का कार्ड भी बनवा लेता है, जो वो जगह जगह पर लगा देता है ताकि किसी की नज़र पड़े तो उन्हें मालूम पड़ सके कि उनके बच्चे कहाँ पर हैं। इस कार्ड पर बच्चों की तस्वीरें भी हैं, अरहम का फ़ोन नंबर भी है, बच्चों की एज भी है। जैसे तैसे करके बच्चे तो मिल जाएंगे, लेकिन बच्चे माँ बाप के साथ जाना नहीं चाहेंगे, क्योंकि माँ बाप अलग रहते हैं और बच्चे अलग रहना नहीं चाहते। इसलिए वो इस तरह से ही गुमनामी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, जो कि माँ बाप के लिए काफ़ी अजियतनाक होगा। अब यही बच्चे होंगे जो कि कड़ी बनेंगे दोनों को मिलाने की। और फबीहा, जिसके पास कोई औलाद ही नहीं, वो भला कैसे मजबूत हो सकती है? सनाया काफ़ी मजबूत है, बच्चों की खातिर अरहम के पास भी आ जाती है, इस घर में रहना शुरू हो जाती है। चाहे दोनों एक दूसरे से बात करें ना करें, चाहे दोनों एक दूसरे से लड़ते रहें, लेकिन बच्चों की खातिर एक छत के नीचे हैं। फबीहा इनको इस तरह से बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, जज्बाती हो जाएगी, अरहम पर अपना हक जताना चाहेगी। तो अरहम भी जज्बातियात में आकर फबीहा को तलाक दे देगा। जैसे ही आनन फानन ये रिश्ता तय पाया था, ऐसे ही आनन फानन ये रिश्ता ख़त्म भी हो जाएगा। तब फबीहा को बहुत पछतावा होगा कि उसने हमजा को क्यों छोड़ा, लेकिन हमजा तो अब तक फरहीन को अपना चुका है, अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन कर चुका है, खुश है, सुकून में है। उसे फबीहा जैसी लालची औरत की भला क्या परवाह। वो अरहम की बहुत मिन्नतें करेगी कि उसके पास वापसी का कोई रास्ता नहीं, लेकिन अरहम वो उसको अपनाना नहीं चाहेगा। बस तलाक दे चुका, इस घर से निकाल चुका। वो अब सनाया और अपने बच्चों के साथ काफ़ी खुश है। अपने किए हुए गुनाहों की सनाया से माफ़ी भी मांगता है, और फबीहा तो आखिर में पागल ही हो जाएगी। जिसने इतनी दौलत समेटना चाही, आखिर में तो उसके पास कोई रिश्ता भी नहीं बचा, दौलत तो दूर की बात।
फबीहा जिन ख्वाहिशों से डरती थी कि वो हसरतें बन जाएंगी और कब्र तक वो हसरतें पीछा नहीं छोड़ेंगी, बल्कि कब्र तक मनो मट्टी तले ले जाएंगी उसे, तो आज भी वो हसरतें हसरतें ही रह गईं और फबीहा को मनो मट्टी तले वो हसरतें ही ले जाएंगी, जबकि सनाया और अरहम बहुत खुश हैं। तो फ्रेंड्स, बुराई का अंजाम बुरा ही हुआ। बुराई का अंजाम दिखाते हुए इस ड्रामे का एंड किया जाएगा। जो लोग हसरतें नहीं पालते, ज़्यादा ख्वाहिशें नहीं पालते, वो सुकून में रहते हैं, और जिन लोगों की ख्वाहिशें बहुत ज़्यादा होती हैं, हसरतें बन जाती हैं, तो फिर हसरतें तो पूरी हुआ ही नहीं करती। यही सब कुछ हमें इस ड्रामे में दिखाने की कोशिश की गई और बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट भी किया गया। फ्रेंड्स, आपको लास्ट एपिसोड तक ये रिव्यू कैसा लगा ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से देख सकें। अल्लाह हाफिज़।